क्लास। आज मौसम बड़ी खतरनाक हो गया था पटना का। भादव के पहले दिन दिखा दिया। आज तो बहुत से लड़के लौटे भी नहीं रक्षाबंधन से, पर आप लोग भी याद नहीं दिलाया आपको। क्या पढ़ा रहे थे? ज्योग्राफी। चले पहले तो यही याद दिला भाई, ज्योग्राफी पढ़ा तो दिमाग में एक बार आदमी कंसंट्रेट होता है ना कौन सा फोल्डर खोलना है ज्योग्राफी वाला फोल्डर खोलना है। ज्योग्राफी में क्या पढ़ा रहे थे? पर्वत पढ़ा रहे थे। वन चैप्टर का नाम बोला कीजिए, वन। तो वन के बारे में हम बताए थे, जलवायु को संतुलित रखने के लिए कितने % जंगल का होना जरूरी है? कितना %? 33%। हम लोग औसतन 22 से 24% जंगल हर साल में, मतलब हर 3 साल पे जो रिव्यू होगा उस पे 22 से 23% जंगल पे ही हम लोग रह जाते हैं। बहुत से बहुत जाएंगे 24%, क्योंकि हम लोग के यहाँ सिस्टमेटिक ढंग से जंगल नहीं है। भारत में कुल कितने प्रकार के जंगलों को रखा गया है? 6। कितने प्रकार के? 6। मिट्टियों को कितने प्रकार का? 8। कितने लोग इससे पहले वाले क्लास में नहीं आए थे? लोल सब है, सभी सब कुल करम फोर सब। तो लोग नौटंकी को जी करता रहता है, 2 दिन आएगा नहीं आएगा। ऐसा बाढ़ और में दहता भी नहीं है सब। शरीफ आदमी दह जाता है, ऐसा दह जाना चाहिए सबको। बैल सब कहीं का पढ़ाओ तो मरियल की तरह जवाब देगा सब, तब हम समझ जाते हैं कि आधा छुट्टी मारा है सब। ये सब ना कुछ होगबो नहीं करता है सबको न दिना खजुआट चेचक फोड़ा फुंसी कुछ ना होगा। ऐसा सबको भयंकर भयंकर बीमारी होना चाहिए जो क्लास नागा मारे, समझा कि नहीं? टेढ़ टाढ़ हो जाए इसे। भगवान को भी नहीं समझ में आता। भगवान सही है आदमी, लेकिन जितना भगवान का स्टाफ है ना सब खचरा है। सब स्टाफ ठीक नहीं है। उसका कोरोना में अच्छा आदमी को उठा लिया, सब दे दिया होगा, पैरवी कर दिया होगा, उठा लीजिए उसको। और यमराज का कौन सी बुझा रहा है किसको उठाना है? पैरवी जो किया उठा लिया उसको। सब नागा मारता है सब क्लास में। भारत में वनों की प्रकार कितनी है? 6। मुख्य वन कितना है? 3। मुख्य वन 3। ऐसे टेम्पोररी में 3 3 6 ना 2 कैसे गुणा कर रहा है लोग। मृदा यानी मिट्टी की संख्या कितनी थी? 8। मुख्य मृदा 4 और ऐसे टेम्पोररी में समझा दिए थे ना। ये जो मेन जंगल होते हैं इसमें पहला कौन था? सदाबहार वन। क्या इसका पत्ती नहीं होता है? सेम होता है बस, बाकी सारे चीज तो समझा ही दिए थे। अलग अलग मौसम में अलग अलग पेड़ों का झड़ते हैं। पर्णपाती का भारत में सबसे ज्यादा कौन से वन पाया जाता है? पर्णपाती। उसके आगे उष्ण नहीं लगाए चलेगा? यही चलेगा। कौन लगाता है उष्ण कटिबंधीय? बस काम से मतलब है। कैसा? पर्णपाती। हम लोग का तो पूरा 70% भारत उष्ण कटिबंध में आता है, तो क्या जरूरत है लगाने का उष्ण कटिबंध? अब चाहे खान सर कहिए चाहे पटना वाला खान सर कहिए, गूगला पे खान सर लिखिएगा हमरे को बताएगा। समझ में कि नहीं? तो गूगला भी जानता है सब, तो और होशियार है। पर्णपाती। और दूसरा क्या था? शुष्क पर्णपाती। यहां तक बताए थे ना। इसमें हम बताए थे कि टेम्परेचर लगभग सबको 22 से 24 डिग्री के आसपास चाहिए रहता है। टेम्परेचर से क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, क्योंकि सबको लगभग पता है कि 20 से 26 डिग्री के बीच में सबका टेम्परेचर वेरी करेगा। सदाबहार को 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा चाहिए, इसको 100 से 150, इसको 70 से 100, 70 से 100। समझ में गया? भोजपत्र किसके बनते हैं? शुष्क पर्णपाती। पीपल शुष्क, बरगद, बेल, सेकुआ शुष्क। भोजपत्र पत्तल जिसमें फोचका गुपचुप खाते हैं लोग, शुष्क। आम, जामुन, नीम, शीशम, सागौन, अमरूद, ये सब किसमें आते हैं सर? पढ़ पाते हैं। आयरन वुड, रोजवुड, सदाबहार, आपनूस, महोगनी, सब उसमें चले जाते। बाकी इसको देखते हम लोग, यहां तक बता दिया था। अच्छा, पर्वती तक बता दिया।
तो पर्वतीय तो इसमें आता है, तो टेम्पोररी वाले में आता है, उतना मुख्य रूप से पाया नहीं जाता है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतों पर। इस पर्वतीय वन में भी कैटेगरी, अगर 1500 मीटर से नीचे का पहाड़ है तो वहां सदाबहार वन पाया जाता है, और 6000 मीटर से ऊपर हुआ तो पूरा सीधा साफ कुछ नहीं पाया जाएगा, यानी मीडियम लेग के पहाड़ पे ही पाए जाते हैं। पर्वतीय वन इस टाइप के होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? कोणधारी। ऐसे ऐसे होने की वजह से शंकुधारी, कोणधारी या शंकु। ठंडे प्रदेश को टुंड्रा या टैगा कहते हैं, इसलिए इसे टुंड्रा वन या टैगा वन। बर्फीले क्षेत्र को अल्पाइन क्षेत्र कहेंगे, तो इसे एक और नाम देते हैं अल्पाइन वन। इसकी लकड़ियां जो होती हैं लचीली होती हैं। लकड़ियां कैसी होती हैं? लचीली। और कैसी होती है? मुलायम। अगर कठोर रहेगी ना, बर्फ जमेगा तो एकदम टाइट खड़ा रहेगी, बर्फवा को पूरा लोड ले लेगी, पूरा बर्फ से अपने गिर जाएगा। लचीली रहती है, ज्यादा बर्फ रहेगा तो कहेगा नीचे गिर, जब गिर जाएगा तो फिर उठ जाएगी ऐसे। तो मुलायम तथा लचीली होती है पर्वतीय मिट्टी की। बता दिए थे ना यहाँ तक। क्रिकेट का बैट विलो किससे बनता है? विलो से। मटेरियल आज कुछ पीडीएफ मिला आप लोग को? किस चीज का? क्लाइमेट का मिल गया। अब किस चीज का चाहिए आप लोग को? मिट्टी का। इसके बाद सॉइल ये वाला चाहिए। अब बस ये जो रनिंग है यही वाला चाहिए। अब जैसे खत्म हो जाता है ये जैसे क्लास, तब आपको दे दिया जाएगा वो पीडीएफ। जैसे इसका बना हुआ पीडीएफ है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता होगा तो उसको रोक लिया जाता है सुधारने के लिए, ठीक है। अब ऐसे आपको पीडीएफ जो टॉपिक रनिंग में रहेगा तो ऐसे याद रहता है, जैसे खत्म होगा आपको इसका पीडीएफ दे दीजिए कल इसका। अब इसमें तो 3 टाइप का देखे, तो एक पर्वतीय बता दिए, दूसरा नॉर्मल देखिए भारत के नक्शा के हिसाब से पर्वतीय में देखेंगे। पर्वतीय मिट्टी भारत के उत्तरी भाग में पाया जाएगा, एकदम ऊपर वाले में। ये सब में कौन सी मिट्टी? मिट्टी भी पर्वतीय, पर्वतीय भी पर्वत। यहाँ पे मिट्टी भी मरुस्थली, और यहाँ पर जंगल भी कटीले। मरुस्थली वन, मरुस्थली वन जो होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल राजस्थान में ही पाया जाएगा, उसको जो चीज चाहिए वो मिलेगा वहां पाया जाएगा। क्या सदाबहार वन अमूमन विषुवत रेखा पे देखा जाता है? तो केवल सदाबहार विषुवत रेखा पे है। अरे भैया उसको पानी से मतलब है, जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा मिलेगा वहां हो जाएगा। हाँ, अमूमन ये वर्षा कहाँ देखने को मिलती है? विषुवत। अब यहाँ पे भी तो आपका कौन सा वन पाया जाएगा? सदाबहार। इस साइड में भी सदाबहार, ये पूर्वोत्तर में भी यहाँ नीचे की ओर सदाबहार। तो क्या ये विषुवत रेखा के पास है? हाँ, ये कहिए कि ज्यादातर मरुस्थल यहाँ देखने को मिलते हैं, इसलिए ज्यादातर मरुस्थली वन कहाँ मिलेंगे? बिहार में नहीं मिल सकता है। यहाँ भी पानी की कमी होगी, यहाँ भी मरुस्थली वन हो जाएंगे। यहाँ भी देखा जाता है बिहार में बबूल का पेड़, नागफनी यहाँ भी होता है, कैक्टस यहाँ भी हो जाता है, ये एलोवेरा यहाँ भी हो जाता है। तो मरुस्थली क्षेत्र से कहते हैं जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कितना सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर से कम। वर्षा को किस चीज से नापते हैं? रेन गेज। वर्षा को किससे नापेंगे? रेन गेज। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में हमें कैसे वन देखने को मिलते हैं? मरुस्थल। ये ज्यादातर वन राजस्थान में देखते हैं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो केवल राजस्थान में। जैसे बिहार पीसीएस का जो फॉर्म होता है जिसे बीपीएससी कहते हैं, ये ज्यादातर फॉर्म बिहारी लड़के भरते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल बिहारी भरते हैं। मध्य प्रदेश का भी लड़का भरता है, और यहाँ पे यूपी का भी कई तो भरता है, हरियाणा। अब कई तो हरियाणा वाले इसमें जॉब करते हैं, हम लोग के साथ पढ़ते थे सब, इसमें आके जॉब करता है सब। कई तो हरियाणा वाला हरियाणा में जॉब करना चाहिए, तो कहता है कि भाई उधर में नहीं हुआ, इधर वाले में हो गया, तो इसी में करते हैं हम। तो ऐसा नहीं है, लेकिन इंसान थोड़ा सा अमूमन वाला चीज को देखता है। अमूमन ज्यादातर ये कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान। आगे बढ़े। इसमें तो कुछ खास है नहीं, पहले ही बताया कि भैया जंगल में यही 3 ठो खास था, ये 3 तो वैसे भी कम पाया जाता है। तो इसमें ये कौन मरुस्थली वन की खासियत क्या होती है भाई? किससे कम वर्षा होती है? 50 सेंटीमीटर से। इसमें क्या पाया जाता है? कांटा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कांटे पाए जाते हैं। अब बायोलॉजी में इसका रीजन बताए थे, ऐसे पौधों को जीरोफाइटिक कहते हैं। कांटा इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर पत्ती रहेगा तो जानवर खा भी जाएगा उसको, अब पानी वाष्प बन के उड़ भी जाएगा। तो ये तो बॉटनी के चैप्टर था, पढ़ाई दिए थे बॉटनी में। अब यहाँ पे ज्यादातर जानवर में ऊंट होते हैं। ऊंट जो होता है किसी भी कांटा को खा जाता है। ऊंट का जो वो होता है ना जीभ, उसमें कांटा गड़ता ही नहीं है। कितो कांटा दे दीजिए नोच नाच के खा जाएगा ऊंट वगैरह। ऊंट सांप खा जाते हैं ऊंट सब। ऊंट में बहुत जल्दी उसका जो खून होता है ना ऊंट का, वो पॉइजनस हो जाता है। वहां पे बहुत ज्यादा मतलब धूप, आयोडीन की कमी, डिहाइड्रेशन की वजह से तो सांप पकड़ के खा जाता है। सांप खाएगा ना तो फिर सही होने लगता है, जहर को न्यूट्रलाइज कर देता है, कांटा कांटे को निकालता है, सुनते होंगे तो उसके जर में।
ऊंट बहुत गुस्सैल जानवर होता है ऊंट, ऐसे मनवाई ले तो ठीक है, नहीं तो सोच रहा भले हाथी को शांत करने के लिए आता, अपने बड़ी गुस्सैल होता है ऊंट जो होते हैं सब। तो यहाँ पाया जाता है। दूसरा अब आप लास्ट वन जो देखते हैं, लास्ट टाइप का जो जंगल होता है उस जंगल को हम कहते हैं हम लोग दलदली वन। कौन सा? दलदली वन। अब बताइए यहाँ पे कौन सी मिट्टी? दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज्यादा या कम? सबसे ज्यादा भारत में उसी में पाया जाता है, दलदली मिट्टी में। अब जो दलदली मिट्टी की लकड़ियां होती है ना, बड़ी मजबूत होती है सब, और ये सड़ता भी नहीं है। दलदली मिट्टी में हमेशा क्या रहता है? पानी लगा रहेगा। तो जो उसकी लकड़ी जाती है, जो उसके वन होते हैं, उसकी लकड़ी जो होती है बड़ी मजबूत होती है। इसकी जो लकड़ी लिखा है ना जी, लड़की ने ना लिखा गया लकड़ी, एक बार लकड़ी लिख रहे थे तो ऐसे पलट गया तो लड़की हो गया। लकड़ी कैसी होती है भाई? बहुत मजबूत, बहुत ही ज्यादा क्या होती है? स्ट्रांग होती है। और ये कठोर भी बहुत ज्यादा होती है। मजबूत के साथ साथ कैसी होती है? कठोर होती है। अब आप ही बताइए, दलदली मिट्टी में पेड़ पौधे, आप अपने दिमाग से सोच के देखिए, नॉर्मल बहुत लंबा होगा या नाटा होगा? अब दलदली मिट्टी में पेड़ बहुत लंबा होगा, उखड़ के गिर जाएगा, क्योंकि नीचे पकड़ने के लिए मिट्टी भी तो होना चाहिए, तो है नहीं यहाँ पे। और बहुत नाटा रहेगा तो वही में धंस के रह जाएगा। मीडियम साइज का होता है 10-12 फीट का, तो 10-12 फीट के रहते हैं सभी। अब आप बताइए, पेड़ अगर लंबा रहता है तो जैसे मान के चलिए यहाँ पेड़ है, लंबा रहेगा इस तरह से, तो नीचे खाली जगह भी रहेगा, नीचे खाली जगह रहेगा। अब सोच रहा, अब मीडियम साइज का रहेगा ना, तो नीचे में ऐठाइल रहेगा इस तरह से, नीचे क्या हो रहा है? खूब ज्यादा फैला रहेगा। तो ये जो पेड़ होते हैं ये बहुत ज्यादा ना होते हैं, नीचे पूरा लपटाए रहते हैं सब, इसलिए ये दूर से सदाबहार पेड़ों की तरह दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? सदाबहार। तो एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, इनमें से कौन सा वन सदाबहार वनों की तरह दिखता है? कौन सा? दलदली वन। तो आप इसे क्या कर सकते हैं? सेकंड सदाबहार कर सकते हैं, सदाबहार। अब आप बताइए, सदाबहार, सदाबहार के लिए कितना पानी चाहिए था? यहाँ बारिश नहीं हो रहा है लेकिन पानी अवेलेबल है। पानी क्या है? अवेलेबल। तो वैसे भी सदाबहार की तरह दिखेगा। इसकी लकड़ियां जो होती हैं कैसी होती है? बहुत ही मजबूत। दिखने में कैसा लगता है? सदाबहार होता है। और बहुत ज्यादा ये क्या हो जाते हैं? घना हो जाते हैं। नाव की जो लकड़ी होती है, जो ऐसे नॉर्मल वाला, इससे बहुत बेहतरीन बनती है। नाव वगैरह जो बनाया जाता है ना, वो इस लकड़ी का बहुत ही बेहतरीन बनता है। अब बड़ा बड़ा पानी वाली जहाज नहीं हो तो स्टील की, टाइटेनियम की बनाई जाती है, उसके लिए बात नहीं कर रहे हैं, नाव वगैरह की बात कर रहे हैं, जो ऐसे नॉर्मल लोकल आदमी बना लेता है मछली उछली पकड़ने के लिए। किस लकड़ी का बनाता है? दलदली। दलदली मिट्टी में उगने वाले वनों से बनाता है। तो वनों की कितनी कैटेगरी थी? 6। हम लोग ज्यादातर कौन सा वन देखे हैं? पर्णपाती। कौन सा? पर्णपा। अच्छा ये बताइए, पर्णपाती को हम वर्षा वन कहेंगे कि मानसूनी वन कहेंगे? मानसूनी। वर्षा वन किसे कहेंगे? सदाबहार वन को। इसका पूरा नाम क्या हो सकता है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, सदाबहार सॉरी मानसूनी वन। वर्षा वन किसे कहेंगे? ये तो हम फ्राइडे के क्लास में सबके बारे में सब समझा। ये मुख्य वन तो है नहीं यहाँ पर। तो भारत में जो 6 प्रकार के वन है उसमें जो मुख्य नहीं है उसकी संख्या कितनी है? 3। एक पर्वत पे ही पाया गया, पर्वती। मरुस्थल में पाया गया, मरुस्थली में कोई दिमाग ही नहीं लगाना है, कांटा होता है। और दलदली क्षेत्र में कैसा निकलते हैं सब? लकड़ियां जो होती हैं मजबूत होती हैं, कठोर होती हैं, सदाबहार वनों की तरह दिखते हैं, नाव की लकड़ियों के लिए बनाया जाता है। सबसे ज्यादा ये कहाँ देखने को मिलते हैं? पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में। यहाँ हमेशा पानी का किचाइन हुआ रहता है। किचाइन मतलब समझते हैं? छीछालेदर। हाँ, पूरा यहाँ पे क्या हुआ रहता है? किचाइन हुआ रहता है, पानी पानी पूरा यहाँ पर। सदाबहार वनों की तरह दिखते हैं सब यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वृक्ष पाई जाती है वो कैसे वन पाए जाएंगे? दलदली। कैसा वृक्ष? दलदली पाया जाता है। दलदली में कई टाइप के वृक्ष पाए जाएंगे, जैसे आम जो होता है कई टाइप के, आम्रपाली आम, लंगड़ा आम, चौसा। बिहार में सबसे ज्यादा मालदा आम बिकता है, कपूरी, दशहरी, कई टाइप के बिकते हैं। तो दलदली वन भी कई टाइप के होते हैं। जैसे आम कई टाइप का ना, ई भी एगो का नाम होता है गरान। क्या नाम होता है? गरान। यहाँ पर मैं एक का होता है मैग्रो। क्या होता है? मैग्रो। तो इसमें सबसे फेमस नाम कौन सा होता है? मैग्रो। तो भारत में मैग्रो वनस्पति कहाँ देखने को मिलती है? सुंदरवन। तो मैग्रो किसका ही है भाई? मैग्रो भी क्या चीज है? दलदली वन। मैग्रो भी क्या है? दलदली जंगल है, दलदली जंगल। और कैसा दिखता है ये? हरा भरा। क्या इस जंगल में ऐसे टहल के आप ऊपर जा सकते हैं?
एक तो पहली बात ये मीडियम साइज के होते हैं 10 फीट का। अब हम ही को देख लीजिए, हम 5 फीट 7 या 6 इंच होंगे, उतने होंगे, अरे जितना भी 171 सेंटीमीटर, तो इतना है हम। अब इससे हम, अब पेड़ जो होता है वो 10 फीट का होता है, क्या होता है 10 फीट का। अब 10 फीट में ना अगर हमको इसके अंदर अंदर जाना है ना तो ऐसे झुक के जाना पड़ेगा, झुक के, क्योंकि इस सब पेड़ में ना क्या होता है, पेड़ ऐसे निकलता है और 4-5 फीट बाद जाके वो क्या हो जाता है, वहीं पे घना हो जाता है। यानी 5 फीट का पेड़ रहेगा, 5 फीट में उसकी शाखाएं रहेंगी, तो उसमें कैसे घुस पाएंगे? हाँ, तो उसमें हमको कैसे जाना पड़ेगा, झुक के, इसे बड़ी दिक्कत होता है। नहीं तो बंदर की तरह ऊपर चढ़ के जाइए, लद्दे गिर जाएगा। तो इसमें ना सबसे ज्यादा खतरनाक चीज पाते हैं बंगाल टाइगर। उसको झुकने की जरूरत नहीं, वो अपने 4 पैर पे चल रहा है, जिन जनों में घेरा जाते हैं उनको तो साफे कर देता है। यहाँ पर एक मूवी भी थी, रोर ऑफ टाइगर। आजकल तो मूवी की जिंदगी कम बच रही है, एक मूवी यार 1 महीना में खत्म हो जा रहा। हम लोग के वक्त में जो मूवी आती थी, एक मूवी को जैसे बागवान मूवी 100 साल बाद तो देखिएगा तो अच्छा लगेगा। आजकल मूवी आ रहा है वही जिस महीना में रिलीज हुआ उसी महीना में खत्म हो गया। अब ज्यादा मूवी में रहा नहीं रहा, दम नहीं रह गया। पहले की मूवी बहुत अच्छी हुआ करती थी सामाजिक कहानी पर। आजकल की मूवी में दम नहीं है। एगो लड़का रहेगा, एगो लड़की रहेगी, लड़कियां कॉलेज जाएगी, लड़कों के पीछे पड़ेगा, बीच में एगो गुंडा आएगा, मारधार होगा, 3 घंटा में खत्म, लास्ट में उसे फांस जाएगी, हो गया खत्म कहानी। सब में यही देखोगे कॉमन चीजें, नहीं कुछ अच्छा दिखाओ। चलो ध्यान दो, ये कौन सी मिट्टी हो गई भाई? देखो कंफ्यूजन मत है, मिट्टी भी दलदली और जंगल भी दलदली। पर्वत पर मिट्टी भी कैसी, पर्वती, वनस्पति भी पर्वती। मरुस्थल क्षेत्र में मिट्टी भी मरुस्थली और वनस्पति भी मरुस्थल। यहां तक तो समझाई दिए थे, पर्वती तक तो बता ही दिया था। आज तो 2 ठो बताए ना आपको, मरुस्थली और दलदली। अब आगे समझते हैं हम वनों को कैसे बढ़ा सकते हैं। भारत में कुल किसी भी एरिया में वनस्पति को कितना % होना चाहिए? 33% क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए, फॉरेस्ट। सीबीएसई वाला जंगल को क्या कहता है? फॉरेस्ट। हालांकि जंगल भी बोलता है, हाँ कुछ कुछ जगह पे दोनों बराबर रहता है सब, तो उसको जंगल भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए हमें फॉरेस्टिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फॉरेस्टिंग करना पड़ेगा। फॉरेस्टिंग को हिंदी में कहते हैं वानिकी। क्या कहते हैं? वानिकी, मतलब जंगल लगाना। तो जंगल लगाएंगे तब ना 33% होगा, और हम लोग तो पूरा पेड़ काटते जा रहे हैं। तो भारत सरकार को या फिर इंजीनियरों से मिलकर एक वेल प्लान करके बेहतरीन ढंग की एल्युमिनियम एलॉय वगैरह को मिलाकर बेहतरीन ढंग का दरवाजा, चौकी, इस सब को बनवाना चाहिए, ताकि इंसान को लकड़ियों पर निर्भरता कम हो। लकड़ी की खराबी क्या है कि उसका लाइफ सिंगल यूज होता है। चौकी टूट गया, आप उसको दोबारा नहीं बना पाएंगे। अल्युमिनियम खराब हो गया, गला के फिर अल्युमिनियम बनेगा, फिर सांचा आ जाएगा। कभी सुने हैं कबाड़ में लोहा खरीदते हुए? आप सुने होंगे कबाड़ में अल्युमिनियम खरीदते हुए। कबाड़ में लकड़ी खरीदा है कौन काम का नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट, वो तो देखिए हम लोग कितना साथ देते हैं पर्यावरण का। लोहे का बेंच है कि नहीं है, और उसमें भी लकड़ी नहीं है जिसपे बैठे हैं, वो प्लाईवुड है। और प्लाईवुड में क्या होता है? लकड़ियों का बुरादा का बना होता है। बीच में क्या होता है? प्लाईवुड कैसे, लकड़ी के जो टुकड़े हो जाते हैं वगैरह वगैरह, कुन्नी का, तो ऐसे उसको टुकड़ा टुकड़ा ऐसे बिछा दिया जाता है। ऊपर से एक तो पतला लकड़ी का परत है, लकड़ी का परत हो गया, टूटेगा, इसीलिए ना टूट जाता है जल्दी। तो हम लोग पर्यावरण को क्या कर रहे हैं? बहुत मदद कर रहे हैं। इस लकड़ी का कुछ नहीं है, ये भी वही चीज है, लोहे का है। तो अल्युमिनियम, लोहा, इस सब में थोड़ा सा सही रहता है, पर्यावरण को बचाने में सहूलियत होती है। तो एक पब्लिक की जागरूकता होनी चाहिए। लेकिन आज भी लोग कहते हैं शान से कि हमारे यहाँ शीशम का चौखट लगल है। कबर में लेके जाओगे शीशम का चौखट? हाँ, अजीब अजीब लोगों का शान होता है, पता नहीं कोने चीज पे घमंड रखते हैं, है कि नहीं? अब लेकिन क्या कीजिएगा, मेंटेलिटी खतरनाक हो गई लोगों को आजकल। बहुत लोग दूसरे को दिखाना चाहते हैं। घर बनाएगा ना तो इंटीरियर अच्छा बनाओ ना यार, तुमको अंदर रहना है तो ना, बाहरवा कैसा रखना चाहिए, लोग देखेंगे अरे वाह अरे वाह बहुत बढ़िया घर है, बसबाजी में चल जाता है। उसके चक्कर में कौन कटा जाता है? सब फॉरेस्ट। तो पहला तो एक सामाजिक जरूरत हो गया इसका। अब इसके लिए गवर्नमेंट कुछ बढ़ावा देती है। एक होती है सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्टिंग। एक होती है सामुदायिक वानिकी। समुदाय मतलब होता है कम्युनिटी। तो एक हो गया आपका सामाजिक, सामाजिक वानिकी। वानिकी मतलब क्या होता है? जंगल लगाना। और दूसरा होता है सामुदायिक वानिकी, सामुदायिक वानिकी, सामुदायिक वानिकी। तीसरा जो होता है
कृषि वानिकी। चौथा फार्म वानिकी। ये 4 टाइप के वानिकी समझिए, अभी बताते हैं पूरा। सामाजिक वानिकी में क्या होता है कि आम पब्लिक जो होते हैं, पब्लिक लोग, इन पब्लिक को इंसान प्रेरित करता है कि आप जंगल लगाइए। जैसे इहा सिंघल करके एक लड़की थी 6 साल की, उसको राष्ट्रपति कोविंद साहब ने मेडल दिया था। 5 साल की थी, 1200 पेड़ लगाई थी अपने बर्थडे के दिन। 5-6 साल की है, इतनी चुकी है, ये सीबीएसई बोर्ड की है, एकदम राष्ट्रपति साहब के पास जाके इसे मेडल ले लिए ना वहां पे। तो भाई ये किस लिए? अब भाई मेडल देने से बहुत ज्यादा, लेकिन एक होता है ना लोगों के अंदर भी एक प्रेरणा आती है, हमें भी क्या करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। कुछ नहीं तो पर्यावरण दिवस के दिन लोग लगा देते हैं, भाई कैसे भी करके लगाइए, लेकिन पेड़ क्या करिए, लगाइए। तो ये पब्लिक के भरोसे छोड़ दिया जाता है, इसे क्या कहते हैं, सामाजिक वानिकी। पब्लिक ये फार्मिंग फॉरेस्टिंग हो जाता है। सामुदायिक मतलब कम्युनिटी फार्मिंग फॉरेस्टिंग हो जाता है। सामुदायिक मतलब क्या होता है समझिए, समुदाय में लोगों को लीजिए, गांव के 10-20 आदमी को लीजिए, हर गांव से 5-10-20 ऐसे आदमी लीजिए, और सरकार चिन्हित करती है, उसके पास बहुत सारा जमीन है सरकार के पास, जिसमें कोई नहीं रहता है, गधा लौटता है उसमें। तो ऐसे गधा लौटता है, उसको अगर लांग देंगे तो पैर दर्द करने लगता है। देहात में कहते हैं लोग गधा के लोटन लांग दिया है। तो ऐसे फालतू जमीन सरकार के पास रहती है, तो सरकार क्या करती है, सामुदायिक लोगों को पकड़ती है और जंगल में ले जाती है। कहते देखो ये खाली जमीन है, हाई लो तुम पैसा मतलब हाई पेड़ पकड़ो और इसको लगाओ। तो आम आदमी से मतलब लोगों से क्या करती है, सरकारी जमीन में क्या करना, जंगल लगवाना, क्या कहलाता है, सामुदायिक। तो जमीन कैसा रहेगा, जमीन सरकारी रहता है, जमीन सरकारी, और लोग क्या रहता है, प्राइवेट। और उसमें 1-2 आदमी को ऐसे कुछ नहीं देखते हैं, सरकारी योजना के तो 1000-2000 रुपया दे के मनरेगा टाइप का प्रोग्राम चला के, राष्ट्रीय वन नीति वगैरह के तहत कुछ पैसा दे के उन्हीं लोग से क्या कराया जाता है, रखवाली करवाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ दिन में उन 100 का भी आधार कार्ड बनेगा, पेड़ और सबका, जिस हिसाब से कटा रहे हैं सब बेचारा सबसे पहले वही जाएगा सब यहाँ पे। तो ये हो गया आपका कौन सा, जमीन किसका रहेगा, सरकार का, और लोगों से मिलके उसे क्या कराया जाता है, एक कृत्रिम जंगल बना दी। जैसे आप ही के गांव वगैरह में बीच में मान के चलिए किसी का 100-200 बीघा सरकारी जमीन खाली रहती है, सरकार के पास जमीन की क्या कमी है, ले आएगी डिस्ट्रिक्ट भर के लोगों से वहां लगवा देगी जंगल। अब सरकार के साथ समस्या पहले क्या थी कि पेड़ लगवाती थी तो लोग उसमें ईंटा मारते थे, आम तोड़ लेगा, जामुन तोड़ लेगा। सरकार ने ऐसा पेड़ लगाती है जिसमें कुछ ना फले। देखते हैं ऐसा पेड़ लगाएगी उसमें कुछ नहीं फलता है। अशोक का पेड़ लगा देगी, बरगद लगवा देगी, पीपल लगवा देगा, या शीशम लगवाएगी, लोग काट के लेके चल जाएंगे। अर्जुन का पेड़ लगवा देगी, ऐसा पेड़ लगाएगी उसमें कुछ ना फले। सही बात है, वरना कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। सड़क के किनारे आम का पेड़ रहेगा, वो ईंटा चलाया, कोनो मोटरसाइकिल वाले को खोपड़ी पे लग गया, चल गया काम से, वहां पे वो भाग के चल गया, गाँव में खोजते रहिए कौन था। तो सरकारी जमीन पे क्या कर लेना चाहिए, लोगों से कृत्रिम जंगल का निर्माण कराना चाहिए। कृषि वानिकी क्या होता है, एग्रो फॉरेस्टिंग। कृषि वानिकी में होता है कि खेती के साथ साथ जंगल कैसे लगाया जा सकता है। जैसे आपका खेत है तो उस खेती के साथ साथ कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जो बहुत कम छाया करते हैं, सीधे ऊपर की ओर क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो जब कभी भी कृषि के साथ साथ, किसके साथ साथ, खेती के साथ साथ, कृषि के साथ साथ क्या लगाया जाए, वन लगाया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, कृषि वानिकी। और जब कभी भी कृषि के साथ साथ जानवर भी पाला जाए तो उसे कहते हैं मिश्रित खेती। उसे क्या कहेंगे, मिश्रित खेती। जैसे मान के चलिए आपका 4 बीघा खेत है, अब उसी के साथ आप 50-60 को गाय भी पाल लीजिए, और सारे खेत में अपने खाने के लिए अनाज नहीं, 2-4 कट्ठा में आप क्या कर दीजिए, घास भूस भी बो दीजिए उसके लिए, जानवरों के लिए वहां पर, जिसमें वो चर सके। तो जब जानवरों और जब कृषि और जानवर और खेती दोनों साथ हो तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। यहाँ पे ये कौन सा है, कृषि वानिकी। कृषि वानिकी उसे कहते हैं जब खेती के साथ साथ क्या किया जाए, जंगल को भी लगाया जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, कृषि वानिकी। इसी को हम लोग इको फ्रेंडली भी कह सकते हैं। ऐसी खेती कहिए जो किसी को क्या करे, नुकसान ना करे। इको मतलब इन्वायरमेंटल, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए क्या हो, अच्छा हो। तो ये कैसा हो जाता है भाई, इको फ्रेंडली खेती। अब कहीं ना कहीं अब खेत में कहीं कहीं मेड़ वगैरह होता है, तो आप मेड़ बनाएंगे, उससे अच्छा उस पर छोटा साइज के क्या लगवा दीजिए, पेड़ लगा दीजिए, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका नेचुरल मेड़ हमेशा काम रहेगा। तो ये कृषि के साथ। अब फार्म वानिकी क्या होता है, फार्म वानिकी ऐसे जंगल को कहते हैं कि देखिए हम लोग अमूमन वैसे ही पेड़ लगाते हैं जो हमारे काम आए। अब हम अपने खेत में अशोक का पेड़ काहे लगवाएंगे, उनमें कुछ फल भी नहीं करता है।
लेकिन कुछ ऐसे भी पेड़ है जिनका दवाइयां बनाने में बहुत काम आता है, लेकिन आम इंसान उसका यूज नहीं कर पाता है। या कुछ ऐसे पेड़ है जिनका कमर्शियल यूज हो सकता है। तो जब कभी भी औषधि यानी दवा बनाने में या फिर उसका औद्योगिक उपयोग या कमर्शियल यूज हो, क्या हो, कमर्शियल यूज, तो कमर्शियल यूज वाले जंगलों को लगा देना क्या कहलाता है, फार्म वानिकी। जैसे पॉपुलर का पेड़ लगा दीजिए, पूरा जंगल जंगल हो जाएगा, जल्दी सूखता नहीं है, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको काटेंगे ना तो फिर निकल जाता है, 3-4 साल में क्या निकल जाएगा, फिर निकल जाएगा, टेंशन नहीं है, गिर जाएगा तो फिर यहां से निकल जाता है। और उसको माचिस उद्योग वाले आएंगे सब, खरीद के लेके चले जाएंगे सब, उसी का क्या बनता है, माचिस का तिल्ली। समझ में आएगी ना, क्या माचिस वगैरह का वो बनता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, फार्म वानिकी। फार्म मतलब बड़े बड़े फार्म बना लीजिए उसके तहत। पांचवा होता है शहरी वानिकी, सिटी फॉरेस्टिंग। वानिकी मतलब क्या होता है, फॉरेस्टिंग। शहरी वानिकी क्या होता है, आप लोग को आइडिया, शहर को जंगल बना दो। हाँ। देखिए सड़क के जो साइड साइड में क्या करिए, पेड़ लगा दीजिए, सड़क के साइड साइड में, बीच में डिवाइडर वाले में। इससे क्या होता है कि आप दो चीजों को कम कर सकते हैं। जैसे कोई सड़क है, अब यहाँ पे ये सड़क है, इतनी चौड़ी सड़क, बीच में आपके यहाँ पे डिवाइडर है, ये बीच में क्या है, डिवाइडर है। तो डिवाइडर में आप छोटे साइज के घने पेड़ लगाइए जो बहुत बड़े नहीं होते हैं, मेरे साइज के होंगे लेकिन बहुत घने हो जाते हैं। तो जब यहाँ आप घना पेड़ लगा देते हैं तो इससे फायदा ये हो जाता है, एक तो डिवाइडर के लिए आपको जगह देना ही है, साथ में आपने क्या कर दिया, पेड़ लगा दिया। जो गाड़ियां इधर जा रही होती हैं रात के समय में, इनके हेडलाइट से निकलने वाली रोशनी इधर से आ रही गाड़ियों के हेडलाइट के ड्राइवर को ऐसा अजीब कर देगी, यहाँ पर दिखिए नहीं रहा, लड़ा देगा वहां पे। इसलिए बीच में क्या लगा दिए, छोटे साइज के घने पेड़, पूरा रोशनी रोक देगा। और इस साइड में पूरा भयंकर भयंकर पेड़ लगा दीजिए, बड़ा बड़ा पूरा, ठीक है। इससे दो फायदा, एक प्रदूषण कम हो जाता है, साउंड पोल्यूशन सबसे कम हो जाता है। क्वेश्चन पूछेगा, सड़कों के दोनों साइड में पेड़ लगा देने से ध्वनि प्रदूषण कम हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहा जाता है ग्रीन मफलर। यूपीएससी का क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर। हर गाड़ियों में साइलेंसर के पास एक मफलर लगा होता है, वो मफलर आपकी मोटरसाइकिल की आवाज को कम करता है। सर्कस में जो मौत के कुआं में गाड़ी घूमती है ना, उसका मफलरवा खोल लेता है, तो स्टार्ट होगा, पूरा गांव को पता चल जाएगा मौत का कुआं चालू हो, तो अब वो करेगा एकदम भयानक। बुलेट में तो मफलर नहीं देता है स्कूटी में मफलर सबसे हाईवी साइज का होता है, तो स्कूटी में देखिएगा ना, बगल से चल जाएगी तो कब गई है पता नहीं चला चल जाती है सही से यहाँ पे स्कूटी से। तो मफलर जो होता है वो साउंड को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो नेचुरल मफलर को हम ग्रीन मफलर कह सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ग्रीन मफलर का काम करेगा। चिड़ियाघर में पेड़ लगा दीजिए, पार्क में देखिएगा पेड़ लगा दिया जाएगा, देखेंगे ना। और इसमें क्या करता है, पर्यावरण विभाग बहुत अच्छा काम करता है, प्रचार कराने लगता है। पेड़वा लगा के, पेड़वा तो क्या खा जाएंगे सब, गाय भैंस खा जाएंगे सब, तो कम से कम उसको 6 फीट होना चाहिए ना, तब गाय का मुंह नहीं जाएगा 6 फीट। तो 6 फीट तक आपको जाली मरवाना पड़ेगा। तो कह देता है किसी प्राइवेट कंपनी से कि तुम यहाँ जाली मरवा दो और नाम लिखवा देना आईसीआईसीआई बैंक, समझ में आ गया, कैनरा बैंक। कोनो कोचिंग वाला भी मार देगा, हमरे यहाँ से पढ़िए सीधे राष्ट्रपति अरे कोचिंग वाला ना, अक्सर पटना में 2-4 को कई तो कोचिंग वाला मार कर लेता है। झगड़ा, हमारा प्रचार यहाँ होना चाहिए, अकबा हमारे पास आएगा। खान सर आप ही बताइए, हम कह रहे इतना तुम लड़ाई करता बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो तुमको प्रचार की जरूरत पड़ती, सबको जरूरत पड़ता जी, कभी नहीं होता। सबसे बड़का प्रचार आप लोग हैं। हमारा विद्यार्थी जहाँ बैठता है वो एकदम खतखताते रहता है कोनो मुद्दा पे चाहे करेंट अफेयर हो चाहे कुछ, एकदम पक्का बोलेगा वो, लोग समझ जाते हैं खान बाबा के यहाँ से तो ये सब क्या चीज होता है, सिटी फॉरेस्टिंग। क्या चीज, सिटी फॉरेस्टिंग। शहरों के बीच में आपका पार्क लगा के या फिर डिवाइडर पे साइड साइड में शहर, ये सड़क जो खत्म होती है इन्हें शोल्डर कहते हैं, सड़कों के शोल्डर पे। इससे क्या कर सकते हैं हम, ध्वनि प्रदूषण भी कम कर सकते हैं, और हमें जो अपना 33% लक्ष्य है उस 33% लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारे पास 33% चाहिए, तो भारत सरकार ने भी अच्छा डिजाइन लगाया। पहाड़ पे कोई रहने जाता है, हाँ, तो कहा गया है कि देखिए जो 33% जो जंगल लगाना है, इस 33% का 80%, 70 से 80% जाके आप पहाड़ के पास लगाइए, समझ में गया। और बाकी बचा 30 से
40%, मतलब 20 से 30%। आपको कहां लगाना है? शहरी क्षेत्र में। अब पता चला शहर में जंगल भर देंगे तो जाएगा कहां? हमको पूरे हिंदुस्तान में कितना चाहिए? 33%। बस हो गया काम खत्म। यहाँ पे पहाड़ वगैरह पे कोई रहता ही नहीं है। मार जंगल भर दीजिए, पहाड़ भी मजबूत हो जाएगा, नहीं तो भूस्खलन होके लैंडस्लाइड होके गिर जाता। तो हम लोगों ने जंगल को बढ़ावा देने के लिए कई सारे तरह से फॉरेस्टिंग की क्या बना रखी है? योजनाओं को बना रखा है। सिटी फॉरेस्टिंग समझ में आ गया आपको? शहरी वानिकी में क्या लगा देना है? जो पार्क वगैरह होते हैं सब उसमें लगा दीजिए। जो रोड साइड है उन पर आपको क्या कराना है? लगाना है। कॉलोनी वगैरह में क्या कर सकते हैं? वहां लगा सकते हैं। तो ये कौन सा होता है? शहरी लिख दिए हैं। एक ठो काटना पड़ेगा ना, मिट नहीं, मोटा कर देते हैं। मिटाएंगे तो दोनों मिट जाता है। रबड़वा बहुत चौड़ा है। अब तो शहरी हो गया, बड़ा शहर है। इसे इसका मतलब बड़ा शहर, लखनऊ, दिल्ली, इस टाइप का, बेंगलोर टाइप का। वानिकी समझ में आ गया? जंगल कितने टाइप से लगाए जाएंगे? किसी कोई दिक्कत? कितने टाइप से? 5 टाइप के। और जंगलों को रोकने के लिए शादी ब्याह के टाइम पे बहुत जंगल कट जाते हैं। देखते हैं चौकी नहीं खरीदाएगा। माँ बाप क्या करते हैं? उसके अगर 2 बेटा जवान है ना, घर बनवाएगा तो चौकी नहीं लेगा। पतों के तो दहेज में पलंग मिलते, महाराजा एगो अपाची। एक से एक होता है सर। लड़कों चुप जाते हैं। इतना खराब सिस्टम है। देखिए, दहेज और आतंकवाद ये दोनों के बढ़ने का एक कारण है हम लोग का चुप हो जाना। कोई दहेज लेगा ना, 5 लाख दहेज लिया, कहेगा हम मांगे थोड़े थे। रे चोट्टा, कहिया मना भी तो नहीं किया था। और आतंकवाद भी ऐसे ही बढ़ता है। हमको क्या मतलब है आतंकवाद? रे सोचा तूने, तोरे पड़ोसी आतंकवाद बन गया, गरियाओ उसके मोहल्ला वाले का, बहना छोड़ दो, शादी ब्याह में मत बुलाओ, देखे तो थूक दो से तेरा बेटा आतंकवादी हो गया है। नहीं तो हमको क्या मतलब है उसका है? हमको क्या मतलब है उसका है? अरे कोई कैसे गरिया के मार देगा? तनी बिहार में कोई बन के दिखा ना आतंकवादी, मार जूता यहाँ बिहारी सब खान देगा उसको है। कहेगा तोरा और कोनो नहीं मिला रे, पाकिट मार बन जाओ। लेकिन आतंकवादी मत बनो। एक लेवल में होता है कि नहीं? बिहारी सब को जो उल्टा सीधा काम करेगा सर, लेकिन देश से गद्दारी नहीं करता है सर, है कि नहीं? ये बात हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि भाई बिहार में गलत कामों में भी शराब बंद, फिर भी शराब बेचो, खुलेआम पी के मीडिया वाले को बोले क्या कर लोगे, ये सब चलता है। लेकिन देश के प्रति गद्दारी नहीं चलती। यहाँ पर इतिहास गवाह है, कभी बिहारी ने देश के साथ कोई गद्दारी नहीं किया भाई। लेकिन पहले जितना लोग बिहार में लोग देश के प्रति समर्पित थे, जो सेवा भाव था, जिस तरह से देश की सेवा करते थे, अब वो भावनाएं, ऐसा नहीं है कि देश के प्रति सेवा नहीं कर रहे। भाई देश की सेवा कैसे होता है? आप सेवा ऑटोमेटिक होने लगेगा, आप ही से तो देश चलता है। लेकिन अब थोड़ा सा आप लोग आगे बढ़िए। लोग वानिकी समझ में आ गया? सामाजिक वानिकी क्या होता है? पब्लिक को जंगल लगाओ जी, यहाँ पर समझ में आ गया। सामूहिक वानिकी, सामुदायिक में सरकारी जमीन पर ले जाके जंगल लगवा दीजिए। कृषि वानिकी, कृषि के साथ साथ जंगल, कृषि के साथ साथ जंगल, जंगल लगा दीजिए वहां। फार्म वानिकी, दवा वगैरह टाइप के उसको कर दीजिए वहां पे। शहरी वानिकी तो समझ में आ गया। वन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? देहरादून। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं? वन वगैरह समझ में आ गया। तो बड़े साइज के पेड़ को हम क्या कहेंगे? वन। और जो छोटे साइज के हो जाते हैं वो अनाज में आ जाते हैं, कृषि में। अब आम के पेड़ को आप कृषि कहेंगे तो क्या है? वन। बहुत ज्यादा बो देंगे तो बगान, यही ना हो सकता है। चलिए ध्यान से समझिए। वानिकी में किसी को कोई दिक्कत नहीं? सामाजिक वानिकी, सामुदायिक वानिकी, कृषि वानिकी, फार्म, ये सब हो गया। और वनों से छोटे साइज के वन हम किस में आ जाएंगे सर? कृषि में। छोटे साइज के वन कृषि में। हम लोग क्या देखते हैं? कृषि। कल दोनों का पीडीएफ देंगे। कृषि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर, एजी बोलते हैं, एग्रीकल्चर। फार्मिंग भी बोल सकते हैं खेती को। कृषि, देखिए कृषि के बारे में पहले हम लोग समझते हैं। भारत में खेती पे लगभग 65% जनसंख्या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर करती है खेती पर। लेकिन इन सब की खराबी क्या है? जिस डिजाइन से दादा खेती करते थे, परदादा भी करते थे, उसी डिजाइन से हम भी करेंगे। भारत की सबसे बड़ी खराबी, टेक्नोलॉजी का कोई अता पता नहीं है। वही धान को एक जगह बोएंगे, उसके बाद उखाड़ के फिर धान को रोपना चालू करेंगे। लड़का क्या करेगा? लोअर पहनेगा, ईयरफोन लगाएगा, धान लेगा, रोपना चालू। ले वही पुराना डिजाइन से चल रहा है। आप जिस भी डिजाइन से खेती कर रहे हैं उसी डिजाइन से आपका क्या हो रहा है? आप अपने दादाजी से पूछेगा, वैसे वो भी धान लगाए होंगे कि नहीं?
रहे हैं, क्या आपके दादाजी भी वैसे ही पढ़े थे? चौक पे पढ़े होंगे, भट्ठा पे, ऐसे कालिख वाला चीज श्याम पट पर। आजकल क्या है, डिजिटल बोर्ड हो गया कि नहीं? तो हर चीज जब तक अपडेट नहीं होगा तब तक नहीं चल पाएगा। भारत में सबसे बड़ा खराबी क्या है, हम लोग मिश्रित खेती नहीं कर सकते हैं। मिश्रित खेती, तो कृषि कई टाइप की होती है। कृषि कितनी होती है? कई टाइप की, जिसमें अगर आपको बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? मिश्रित खेती। कौन सी? मिश्रित खेती, इंटीग्रल फार्मिंग, मिश्रित खेती, मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती। इसमें क्या होता है, आप खेती कीजिए, क्या कीजिए? खेती, कृषि, साथ साथ इसमें क्या करिए? पशुपालन करिए। क्या कीजिए? पशुपालन करिए। खेती के साथ साथ दोनों हो सकता है, ये होना चाहिए। अब इसमें कई टाइप की खेती होगी जिसमें क्वेश्चन पूछेगा मिश्रित खेती क्या होती है। भारत में सबसे ज्यादा किस टाइप की खेती? देखिए, हम आपको मिट्टियों के प्रकार पढ़ाए ना, सबसे पहले जलवायु के प्रकार पढ़ाए, मौसम बताएं, मिट्टियों के प्रकार पढ़ाए, जंगलों के प्रकार पढ़ाए, उस टाइप के खेतियों का प्रकार होता है। भारत में जीवन निर्वहन खेती होती है, यानी हर इंसान के खेती का एकमात्र मकसद जिंदगी को पार लगाओ। खेत में थोड़ा सा खेत अनाज रख लेगा साल भर का, बाकी को बेचेगा, बेटी का ब्याह करेगा, अगला सीजन बेचेगा, बेटा का ब्याह करेगा। यही सब होता है खेती वगैरह में। सीजन खत्म, फसल खराब, ब्याह कैंसिल। समझ में गया कि नहीं आ गया? कई को तो ऐसे कर करके 3-3 साल से लटकल है सब। मनाता है भगवान फसल अच्छा हो जाए, हम निकल जी तो ही जैसे। मिश्रित खेती सबसे जरूरी है। कृषि के साथ साथ क्या होता है? पशुपालन होता है। क्या होता है? पशुपालन। अब समझिए ध्यान से, खेती के साथ से पशुपालन कैसे हो सकता है? तो कुछ ऐसे खेती होते हैं सब ना, जो दोनों एक साथ चल सकते हैं, खेती के साथ साथ पशुपालन। जैसे धान का खेत, जैसे मैं आप क्या ले लें, धान देखेंगे तो धान के खेत में क्या होना चाहिए? पानी। धान के खेत में क्या होना चाहिए? उसमें आप क्या जोड़ सकते हैं? बत्तख। बत्तख जो होता है वो जलीय जीव नहीं है, वो जल को पसंद करता है, लेकिन जलीय जीव नहीं, उसको बाहर भी रखेंगे तो रह जाएगा, वैसे भी पानी में सोता नहीं है, आराम से रहता है। अब बत्तख की सबसे बड़ी की खासियत क्या होती है ना, बत्तख अपने घर में ही आता है, आप उसको कहीं भी छोड़ दीजिए। इधर मुर्गी ससुरी पागल होती है, कहीं अंडा देके चलाती है, दे देगी कहीं घर में आके कोको कोको करेगी, दे लो ने हो जाओ, ऐसे जितने देगा कौन सी आई रे, बकलोल होती है। कौन मुर्गा उसको घुमाने ले, चल चल उधर खाने वाला चीज चल। बत्तख में ऐसा नहीं होता है, बहुत समझदार होता है बत्तख। अब भारत के लोगों को बत्तख की कैटेगरी नहीं पता है। सबसे बेहतरीन बत्तख होते हैं खाकी कैम्बल, लेकिन भारत के लोग सफेद का बत्तखवा को अच्छा समझते हैं, महालोल होता है, सबसे बीएससी बोलोड़ा अंडे नहीं देता है सब। खाकी कैम्बल महीने में 27 दिन अंडा दे देता है, पीला पीला होते हैं, अजीब घिनौना दिखते हैं सब, लेकिन अंडा बहुत जबरदस्त देता है सब, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बत्तख की खासियत क्या होती है, वो कभी भी गंदा शरीर लेके अपने घोंसले में या पिंजड़े में नहीं आ सकता है। देखिएगा बत्तख जो होगा उसमें एक सीनियर बत्तख होगा, लास्ट में सबको आवाज देगा, पैक 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 पैक, सब चल चल चल, शाम हो गया, बैच खत्म, अब कल चलना, चल चल निकल यहाँ से। और उसका सबको खड़ा करके देखिएगा, सब अपना बर्तन साफ करेंगे, सब पंख उठा के कोच काच के सब बदन वदन साफ करके पैर और पोछ के, तब सबको ले जाएगा। लास्ट में एगो बत्तख रहेगा, हेड है, सब चल गया ना रे, अब देखेगा हमारी वाली भी आई है कि नहीं, तब जाएगा, टेंशन खत्म आपको। तो ऐसी खेती को क्या कहते हैं हम लोग? मिश्रित। क्या कहेंगे? मिश्रित खेती। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब इसके लिए खेत बड़ा होना चाहिए। खेत क्या होना चाहिए? बड़ा। क्योंकि अभी आप में से कोई सवाल पूछेगा, सर ठीक तो है, लेकिन धान कटा जाएगा तो ये ससुरा कहां जाएगा? गेहूं के खेत में तो ही भूला जाएगा, क्योंकि गेहूं के खेत में पानी नहीं होना चाहिए। गेहूं के खेत में पानी होता ही नहीं, बस एक बार बोने के टाइम पे डाल दीजिए, बाकी बीच में एक दो बार अपने थोड़ी ठंडी वो अपने से हो जाता है, यो डालेंगे हो जाता है, निकल यहाँ पे, तो उसमें तो बत्तख गायब हो जाएगा। तो इसमें आपको हर चीज इंटीग्रल रखना पड़ेगा। जैसे किसी का खेत है, मान के चलिए इतना बड़ा क्या है खेत है, अब यहाँ पर बत्तख के रहने का जगह बना सकता है, समझ गए? अब बत्तख के रहने का जो जगह बनाएगा, उसको बत्तख बहुत भारी नहीं होता है, गाय की तरह भारी नहीं है कि उसको रहने के लिए मजबूत जगह चाहिए। लकड़ी का भी बना देंगे, पटरा वटरा न तो रह जाएगा। तो इसको नीचे में आप क्या बना सकते हैं? इसमें तालाब, नीचे में क्या हो सकता है? तालाब हो सकता है। आधा दूर में बत्तख के रहने का यहाँ छोटा सा सीढ़ी टाइप का बना दीजिए लकड़ी का, इसे चढ़ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और इसमें क्या कर दीजिए? जाली टाइप का रखिए। खासियत समझिए क्या होता है, बत्तख का जो पीठ होता है, जो लेटिन करता है, वो मछलियों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आप इस पानी में क्या डाल सकते हैं? मछली। ये सोच रहा है इसको साफ करने का जरूरत नहीं, झाड़ू लगा दीजिए, नीचे गिर जाएगा, मछली एकदम टनाटन रह गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खा के फिर बतखवा सबसे पहले उतरेगा तो पानी में जाएगा। बत्तख हर उस कीड़े मकोड़े को खा जाता है जो मछली के लिए नुकसानदेह रहता है। बत्तख उतरते
मछली में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उसको क्या करते हैं, खा जाएगा। मछलियां होशियार रहती है, बतखवा देख के अंदर चल जाता। मछलियों को विकास के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, और शांत पानी में ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन हिलना पड़ता है पानी को। तो देखिएगा जो मछली पालने वाला सीबीएसई वाला बोतलवा होता है, उसमें एगो फुहारा बनीले रहता है, उसमें पनिया को हौड़ते रहता है। तो इसमें अगर बत्तख छोड़ देंगे ना तो बतखवा पैरवा से तैरेगा, पानी क्या होते रहेगा, औड़ते रहेगा वहां पे, उसको ऑक्सीजन मिल गया वहां पर, आई चल जाएगा अंडा देने, इस साइड में अपना खेती कर सकते हैं। लेकिन नहीं, भारत के लोगों को खेती कैसे करना है, पूरा चना बो दे, चना बो दे यहाँ पे, पूरा लो चना बो यहाँ पे। भाई एक छोटे से एरिया में इन दोनों को बहुत ज्यादा जगह नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा में बत्तख तो थोड़ा सा में रह जाते हैं, अब पूरा अंडा अंडा देने में ठीक ठाक रहते हैं सब वहां पे। तो ये गवर्नमेंट को भी क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। और गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं है मिश्रित खेती क्या होता है, उसको पता है कि विधानसभा का चुनाव कब है, समझ में नहीं आ गया। तो हम लोगों को कौन सी खेती करनी चाहिए, मिश्रित खेती। जबकि भारत में कैसी होती है, जीवन निर्वहन खेती। भारत में जीवन निर्वहन खेती, जीवन निर्वहन खेती, इसमें समझाने में कोई काम है, जो मन तो बो दीजिए बिना नियम कानून, उसी क्या कहेंगे, जीवन निर्वहन खेती। जिसको मन वो ड्रॉप फार्मिंग, ड्रॉप फार्मिंग खेती के कई प्रकार, ड्रॉप फार्मिंग, ट्रक फार्मिंग। अभी इतना समझते हैं फिर सब समझाते हैं, पहले ड्रॉप फार्मिंग, ड्रॉप, इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा खेती जीवन निर्माण, क्योंकि यहाँ के सारे लोग मेनली किस पर आश्रित हैं, खेती पर आश्रित है। ड्रॉप फार्मिंग होता है कि हम लोग के यहाँ जो पानी दिया जाता है ना, एक के बार पंपिंग सेट लगा देते हैं, मशीन बोलते हैं लोग उसको, पाइप लगा के छोड़ दिया, पूरा ससुरा पानी जा रहा है। जबकि आप बताइए, मिट्टी हम आपको पढ़ाए थे, मिट्टी में हम आपको प्रोफाइल पढ़ाए थे, इस प्रोफाइल में हम आपको हॉरिजॉन पढ़ाए थे। सबसे ऊपर वाला कौन सा हॉरिजॉन, ओ, कौन सा, ओ, उसके नीचे वाला हॉरिजॉन ए, उसके नीचे बी, उसके नीचे, और उसके नीचे आर, ये हो गया। अब आप बताइए तो हॉरिजॉन क्या है, ओ है, ओ है। हम जो गेहूं बोए हैं, चावल बोए हैं, जो भी बोए हैं, उसकी जड़ कहां तक रहती है, ए। अब आप ही बताइए, पंपिंग सेट से पानी डाल के छोड़ देते हैं, पहले यहां रहा, मन भर पिया, तो धीरे 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 दिन भर चला के छोड़ देगा, देखेंगे कि नहीं देखेंगे, 6-7 घंटा चला के छोड़ देगा, पानी चला गया कहां पर, बी में। हॉरिजॉन कहां चला जाता है, बी में। जबकि आप बी में पानी दे दिए, इतना पानी दे दिए, लेवर ओ को चला गया, ए को छट के कहां चला गया, बी। क्या वो पानी आपके गेहूं चावल बाजरा के लिए काम आया, आपका डीजल गया जनरेटर चलाने में, एक्स्ट्रा पानी गया यहाँ पे। हमें ऐसा पानी देना है इतनी कम मात्रा में कि वो पानी हॉरिजॉन ए से जाए और ए ओ से जाए और ए तक में क्या हो जाए, खत्म हो जाए, यहीं पे खत्म हो जाए, क्योंकि पेड़ के जड़ यहीं तक रहते हैं, यहीं पे खत्म। इसके लिए हमें एक ही चीज की जरूरत है, तब पानी हड़हड़ा के नहीं, फुहारा से दीजिए। कैसे दीजिए, फुहारा से। तो आजकल एक तो फुहारा वाला पाइप आ गया, देख रहे, फुहारा बना के फेंक रहे हैं हम आप, फुहारा टाइप कैसे, उसी में लगा अपने से क्या बना देता है, फुहारा बना देता है। उसमें एक तो लगा इसे पाइप, इसे फेंकेगा ना तो जानबूझ के आगे में गिरेगा इसे, और वो क्या बना देता है, फुहारा बना देता है। तो फुहारा को क्या कहते हैं, ड्रॉप, ड्रॉप फार्मिंग कहेंगे। क्वेश्चन कहेगा ड्रॉप फार्मिंग खेती के लिए मतलब कि इसके लिए अच्छा नहीं होता है, गेहूं चावल बोने के लिए, पता चला बहुत महंगा आता है, उसका पाइप क्या आता है, महंगा आता है। तो ड्रॉप फार्मिंग का मेन प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, फूल वगैरह उगाने में, किसमें, फ्लावर वगैरह में। अब बनारस वगैरह के क्षेत्र में जाएंगे तो फूलों की खेती होती है, गेंदा का फूल बोएगा, गुलाब का, चमेली का, अब वही आप लेके दुल्हा का गाड़ी को सजा दिया जाएगा। कभी सोचे वो गड़िया कहां से है, दुल्हा का सजाने वाला हूं, हाँ कहां से आता है या। तो इसके लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, ड्रॉप फार्मिंग। किस चीज का, ड्रॉप फार्मिंग। ड्रॉप फार्मिंग है क्या, पानी पूरी तरह से डाल दिया जाता है। खेती के कई प्रकार, मिश्रित खेती में क्या करेंगे, कृषि के साथ साथ पशुपालन, कृषि के साथ साथ पशुपालन। जीवन निर्माण में, जीवन निर्माण में अक्सर इंसान बहुत से बहुत काम करता है तो द्विसस्यन करता है। द्वि क्या करेगा, सस्यन। सस्यन मतलब होता है खेती, सस्यन मतलब क्या होता है, खेती। द्वि मतलब दूगो, एक के खेतों में दूगो चीज बो देगा, एक साथ में दो चीज बो देता है। अब कभी ऐसा खेती किया आप लोग, कौन कौन, सरसों और गेहूं, सरसों और गेहूं एक साथ कर देता है। इससे क्या होगा, जीवन निर्माण खेती हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा खासा पैसा आ जाता है यहाँ पर। ट्रक फार्मिंग इंडिया में लगभग ना के बराबर होता है। ट्रक से मतलब ही समझते हैं, बड़का ट्रक वहां लेके जाते हैं। हमारे यहाँ कई गो आप में किसान है जिसके यहाँ पे ट्रक भर के गेहूं निकलता है,
एगो दूगो कौ बीघा खेत है? 7 बीघा की 60 बीघा? बारे भाई भाई जमींदार है ये तो, इससे डबल फीस लेना जी। 60 बीघा जमीन रखा है। अब पीछे वाला कितना था जी? हाँ 30 बीघा। ये दोनों को एक पास बैठाने लगे, सब जमींदार है सब। जितना जमींदार है इसको जमीन पे बैठाइए। खतरनाक है सब भाई साहब, इतना जमीन है। उतना तो भाई थक जाएगा इंसान घूमते घूमते जी। और क्या 300 बोला कि 30 बीघा? 300 बीघा है। सोचो ये अमीशपुरी है। सब हम लोग फिल्मों में देखते थे, अमीशपुरी आता था ठाकुर साहब आ रहे हैं। बहुत खतरनाक जमीन रखा है सब। तो अभी इंडिया में नॉर्मल लोगों के पास ज्यादा जमीनें नहीं होती है। एवरेज देखेंगे तो 2 से 4 बीघा, किसी का 1-1.5 बीघा, 2 बीघा, 4 बीघा, ये एवरेज में यही रहता है। इसमें अपना के कभी गेहूं निकलवे नहीं करेगा। ट्रैक्टर भर जाए बहुत है, ट्रक भर के नहीं निकलेगा। ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी खराबी। लेकिन पंजाब में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इवन अमेरिका जैसे देश में, वहां पर जोत का मतलब है खेत की साइज को छोटा नहीं रखा गया है। वहां खेत जो है ना किलोमीटर में, सोच रहा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर उकरे है यहाँ पे। तो ऐसी खेती में सबसे ज्यादा फायदा हो जाता है कि जो डिवाइडेशन के लिए हम लोग मेड़ बनाते हैं। देखिए मान के चलिए किसी का गांव है, हाँ ये गांव है, मान के चलिए कोई भी गांव है, दुखपुर कोई गांव है, ठीक है। अब इस गांव में आई शर्मा जी का खेत, आई वर्मा जी का खेत, आई किसी और का खेत, ऐसा खेत, ऐसे कोई किसी का ऐसे कुछ ऐसे, अरे 75 टाइप का ऐसे खेत रहेगा। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये वाला जो मेड़ वाला एरिया होता है इसमें खेती नहीं होती है, बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आई वाले पे खेती नहीं होगी यहाँ पर, तो बहुत सारे एरिया बर्बाद होता है। दूसरा, छोटे जगह होने की वजह से हम इस पे बड़ी खेती नहीं कर पाते, जबकि अमेरिका या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेतों में बहुत बड़ी संख्या होती है, बहुत बड़ा खेत होता है। एक के आदमी का किलोमीटर मतलब हेल नहीं पाएंगे बिना गाड़ी का इस पार से उस पार। एक और गौवा एक के आदमी का, इतना बड़ा बड़ा खेत है। तो ऐसे खेतों में क्या करता है इंसान, भरपूर पैसा रहता है। अब खेत ज्यादा रहेगा, बैंक आपको फटाक से पैसा दे देगी। जैसे इसको बैंक कोई कमी करेगी पैसा देने में, आपको तो खुद का बैंक को होगा 300 बीघा जमीन होगा। तो पढ़ाई क्या कर रहे हो तुम? ठीक है पढ़ाई जरूरी है, नहीं पढ़ेगा ना तो 300 बीघा 2 दिन में खत्म हो जाएगा। चलिए ध्यान से समझिए। तो अगर खेत बहुत ज्यादा है, मान के चलिए हमारे को पूरा गांव में रहेगा, हम क्या करेंगे? हमारे पास पैसा है तो ठीक है, नहीं तो बैंक से क्या कराएंगे? फाइनेंस कराएंगे। अपना बड़ा बड़ा कंबाइन खरीद लेंगे, खुद का ट्रक खरीदेंगे, खुद का ट्रैक्टर और खुद का जोतने वाला वो खरीदेंगे, बड़ी बड़ी मशीनरी रखेंगे, पूरा मशीन से, ट्रक से भी छिड़काव होता है, उस पर ट्रैक्टर से ऊपर मशीन लगा के पूरा छिड़काव लगा दीजिए। तो हर एक मशीनरी लगा के रख देंगे और हमको वो बहुत सस्ता पड़ेगा। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भुजिया बनाएंगे या थोड़ा सा पकौड़ी बनाएंगे इतनी सा, तो उस पर लागत ज्यादा आ जाएगा। अब पूरा इतना छान देंगे तो पकौड़ी बहुत सस्ता हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ इतनी सा पकौड़ी छनाता है, मतलब इतनी चुकी खेत है। जबकि अमेरिका वगैरह में खेत बहुत बड़ा है, इस वजह से उनके पास हर चीज हो जाते हैं। और इतना ज्यादा खेत रहने की वजह से उनको कहना ही नहीं पड़ता है कि आप अपने खेत में क्या कीजिए, मिश्रित खेती कीजिए। अथाह खेत है, एकदम बड़ा सा खेत की कोई कमी नहीं है, पूरा ससुरा का गाँव है इतना बड़ा सा। इसमें तन सा एक कोना में तालाब बना देगा। क्यों तालाब बनाएगा? इसी का पानी इधर डाल देगा यहाँ पर, और बीच बीच में अपने से खोद के छोटा छोटा नहर बना देगा। इस एरिया में सोच रहा गाय भैंस बकरी पाल देगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो वो ऑटोमेटिक, देखिए पैसा जब आता है ना, सोच रहा दिमाग ऑटोमेटिक आने लगता है। पैसा कम रहेगा ना तो कम ही दिमाग आता है। पैसा में बहुत तड़का ताकत होता है, सोच रहा ज्यादा हो जाता है पर्स फट जाता है, इसलिए आदमी भी अकड़ के चलता है। तो यहाँ पर ऐसे एरिया में, अब आप बताइए, इस एरिया में आपको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, खेत से ही। अब उसके पास हर चीज है, कंबाइन है, मशीन है, बड़े बड़े हार्वेस्टर लगे हैं सब। तो क्या करेगा, एक ही बार मशीन लगाएगा, पूरा का पूरा खेती उती करके गेहूं बना दिया यहाँ पे। अब ट्रक आएगी, गेहूं को किसमें लगा देगी? ट्रक में, लेके सीधे चला जाएगा। ऐसे खेती को इंडस्ट्रियल फार्मिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियल। और ये सब बड़े बड़े कंपनी से बात कर लेते हैं। अब जैसे हमारा ही खेत रहेगा 300 बीघा, तो सोचो हम सीधे जाके बात करेंगे किसान जैम वाले से, या फिर जो टोमेटो सॉस बनाता है, जो को ट्रक टमाटर चाहिए आपको,
सीजन अभी से गेहूं में कौन दिमाग लगाएगा, सोचो ना नौटंकी, पूरा खेतवा में सोचो टमाटरे बो देंगे, 3 महीना में काम खत्म। नहीं, और बड़का कंपनी से पहले से समझौता है कि इस कंपनी इस नस्ल का हमको क्या चाहिए, टमाटर, अब पूरा बो देंगे यहाँ पे। और जब पूरा फसल तैयार हो जाएगी, टमाटर वगैरह को मशीन भी आती है उसको निकालने वाला, अच्छा से पूरा बन जाएगा, उसको फोन कर देंगे, हाँ किसान जैम टोमेटो सॉस ट्रक लाइए, सीधे ट्रक लाएगा, लोड कर देगा, धड़ाधड़ पैसा गिन के काम खत्म। तो ऐसे फार्मिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रक फार्मिंग। फार्मिंग में इन्हीं दो में फायदा है, इसमें ट्रक फार्मिंग और मिश्रित खेती। हम लोग के पास सबसे बड़ी समस्या क्या है, कृषि जोतों का छोटा होना, जोत मतलब खेत। और एक और चीज समस्या हमारे यहाँ चकबंदी का। चकबंदी में क्या हुआ, ऐसे मान के चलिए गांव है, इसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग आदमी के क्या है, खेत है। अब ये खेत जो है ना, इसमें भी ससुरा सबका खेतवा एक आदमी का एक जगह नहीं है। मान के चलिए कोई आदमी है एक नंबर, उसका एगो खेत यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, ये परेशान है ससुरा, कहता है एक जगह गोटे रहता तो कितना अच्छा रहता। अब वैसे ही किसी का दूसरे आदमी का समस्या है, 2 नंबर का एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, अगर एक पास मिला दिया जाए तब कितना अच्छा रहेगा। तो ऐसे व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, चकबंदी। क्या कहेंगे, चकबंदी। चक मतलब खेत आपका। ये पटना में बहुत ज्यादा था चक, खेमनी चक, दुकोन चक, हाँ अरे चौक बहुत ज्यादा है पटना में। उधर जाइएगा ना, पटना में लाइन से जगह जगह के नाम के लागे चौके लगा रहेगा, अजी आई चौक, हाउ चौक, खेमनी चौक, बहुत फेमस है इधर एगो खेमनी चौक वहां पे। तो इस तरह को क्या कहते हैं हम लोग, चकबंदी। चकबंदी एक अधिकारी होता है IAS रैंक का, वो खेत का नक्शा लेगा और देख लेगा सबका जमीन को क्या कर देगा, एक पास। अब मान के चलिए किसी के जमीन को लाया यहाँ पर, अब देखा कि ये सड़क के पास है, तो वहां अगर 5 बीघा है तो सड़क के पास देगा तो भाई उसका वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। क्या कहता है, भैया तुमको यहाँ ले आके हम दे रहे हैं 5 बीघा, तो 5 ना देंगे, 4 बीघा देंगे। तो कहेगा ठीक है भैया, 4 बीघा दिया तो सड़क के पास हो गया। अब ऐसे करके क्या कर देता है, सिस्टमेटिक कर देता है। यह व्यवस्था सबसे पहले गुजरात ने चालू किया था। समझ में आ गया कि ना, चकबंदी। बिहार में अभी भी सुव्यवस्थित ढंग से चकबंदी नहीं हुई है। आप लोग में किसी का खेत है ऐसे टाइप का बिखरा हुआ, नहीं है? अरे बहुतों का होगा, आधा का होगा इसमें वैसे ही टाइप का। अब वही सबका तो 60 बीघा 300 बीघा वाला एक की जगह होगा सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो खेती के क्या होते हैं भाई, कई टाइप होते हैं सब। मिश्रित खेती किसे कहेंगे, कृषि के साथ साथ पशुपालन। जीवन निर्वाह खेती क्या होती है, जिंदगी मतलब पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इसमें हम क्या कर सकते हैं, द्विसस्यन कृषि। ड्रॉप फार्मिंग किस चीज के लिए, फूलों वगैरह वगैरह के लिए, वहां पे छिड़काव से पानी दिया। ट्रक फार्मिंग, बहुत बड़े जोतों पर कौन सी फार्मिंग की जाती है, ट्रक फार्मिंग। क्या की जाती है, ट्रक फार्मिंग। इन सारे फार्मिंग से हमें एक खराबी हो जाती है कि हम जमीन के अंदर की जो फर्टिलाइजेशन क्षमता है उसे खत्म करने लगते हैं, कम करने लगते हैं जमीन के अंदर की क्षमता को। इसलिए जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं वो कहते हैं कि कृषि चक्र अपनाइए। फसल चक्र का मतलब, अगर इस साल आप एक ऐसी फसल बोए हैं जिसका जड़ कम गहरा तक गया है, तो अगली साल ऐसा फसल बोइए जिसका जड़ गहराई तक गया हो। क्योंकि इस सीजन में जो बोए हैं वो यहाँ तक का पूरा खाद मिनरल पानी सोख लिया है, और फिर अगली बार भी बो देंगे कि कम में गहराई वाला तो उससे वहां है नहीं और चूस के खत्म कर देगा, तो अगली बार क्या करिए, थोड़ा गहरा वाला। अगर इस बार फसल बोए हैं जो बहुत ही ज्यादा पानी का डिमांड था जैसे धान वगैरह, तो अगली बार वैसा फसल बोइए कि जिसमें पानी का डिमांड कम हो। तो ऐसे चीजों को बोलना चाहिए। एक बार अगर अनाज बोए हैं तो अगली बार दाल बोलिए, दाल बोए हैं तो अगली बार तिलहन बोलिए। जैसे एक सीजन में गेहूं और चावल दीजिए, अगले सीजन में चना जौ मक्का इस सब टाइप का बोल दीजिए, अगले सीजन में सोयाबीन सूरजमुखी या फिर मूंगफली इस टाइप का बोलिए। तो इससे खेती में खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं। अब फसल चक्र वगैरह ये सब क्या चीज है, सब खेती वगैरह चीज अब आगे का नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। आज के लिए इतना ही।